हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक अग्निहोत्री एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल जेंटेक्स एकेडमी पर। और अब हम लोग आते हैं डाइपोल की कंडीशन पर। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं डाइपोल वाले देख लेते हैं। डाइपोल की देखिए एकदम सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आना भाई, ज्यादा एकदम परेशान नहीं होने का। बस ये है कि थोड़ा सा आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि क्या है एक्सियल पोजीशन माने अक्षीय स्थिति, नॉन एक्सियल पोजीशन निरक्षीय स्थिति पर जो आधारित प्रश्न बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे लगाते हैं ये हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो कंडीशन है अगर हम लोग बात करें डाइपोल की। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहली चीज तो अगर आपसे ये पूछा जाए ये सदिश राशि है या अदिश राशि, तो आपको जवाब देना होगा भाई ये कैसी राशि, सदिश राशि है। ठीक है, यानी दिस इज द वेक्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये बना किससे होता है, दो इक्वल्स एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, दैट इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है भाई लोग वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, 2L के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा प्लस क्यू एंड दिस इज द माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो यहां पर निकालेंगे दैट इज P इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा किसके, Q इंटू किसके हो जाएगा 2L। P का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, Q इंटू 2L के बराबर हो जाएगा। यूनिट अगर देखें तो ये हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। ठीक है, यूनिट तो तैयार करते चलिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके। ठीक, डिवाई भी होता है। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो ये एमकेएस में चला जाएगा। अगर सीजीएस की बात कर लेते हैं दैट इज डिबे, इसकी जो यूनिट हो जाएगी दैट इज डिबे या डिबाई भी बोल देते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और हाँ अभी मैंने एक बात आपसे और बताई कि सदिश राशि या अदिश राशि, तो याद रखिएगा दिस इज द वेक्टर प्रॉपर्टी, इसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। कैसी प्रॉपर्टी बोलेंगे बच्चों, सदिश राशि। ठीक है ना, इसको हम लोग कौन सी राशि बोलेंगे भाई, सदिश राशि। और इसकी डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होती, तो ज्यादातर लोग क्या कर देते हैं ना भाई, ज्यादातर लोग जवाब ये देते हैं इसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्लस से माइनस की ओर होगी। ज्यादातर लोगों का जवाब यही होता है प्लस से माइनस की ओर, लेकिन नहीं, इसकी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन डाइपोल के केस में होती है वो निगेटिव से किधर की ओर होगी भाई, पॉजिटिव की ओर। यानी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ये याद रखिएगा, यही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एयरफोर्स टेक्निकल की परीक्षा में हावी हो जाते हैं और जब उनका एक प्रॉपर जवाब हमारे पास नहीं होता है तो हम लोग लकीरों फकीर जवाब देते हैं और उसके कारण हमें कई चीजों को फेस करना पड़ता है। ठीक है ना, तो फॉर्मली हम लोग समझ चुके हैं कि इसकी डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होगी और वैल्यूज क्या है वो किधर से किधर की ओर होंगी। ये सारी बातें हम लोग समझ चुके हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग बढ़ते हैं जो डाइपोल्स के और हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, क्या वाटर एज ए डाइपोल के रूप में यूज किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। H2O क्या डाइपोल के रूप में यूज किया जा सकता है, या वहां पर एक क्वेश्चन उन्होंने बना के दिया है कि पहचाने इनमें से आइडेंटिफाई करिए कि हम किसको एज ए डाइपोल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो H2O को हम लोग एज ए यानी पोलर सॉल्वेंट, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, पोलर सॉल्वेंट। दिस इज पोलर सॉल्वेंट। ठीक, और अगर पोलर सॉल्वेंट है तो इसका मतलब है इसको हम लोग डाइपोल के तौर पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका अगर तोड़ें तो यानी H प्लस हो जाएगा और OH माइनस। ठीक है, तो ये एज ए डाइपोल के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात होने वाली है भाई लोगों वो ये है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, इनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैद्युत विभव के जो केस बनने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट केस बनने वाले हैं वो क्या बनेंगे, इनको हम लोग चर्चा में जरूर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द एक्सियल पोजिशन। ठीक, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं भाई लोग, ज्यादा परेशान नहीं होने का। अभी तो ये सब नॉर्मल है।
एवं विभव दोनों मैं एक साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है ना भाई लोग, दोनों एक साथ लेके काम कर लेंगे तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और चीजें हम लोगों के पास क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की हम लोग तीव्रता निकाल रहे हैं तो किस बिहाव पर निकाल रहे हैं वो, फिर उसके बाद हम लोग पोल्स पर बात करेंगे, यानी डायपोल मूवमेंट क्या होता है, ये दुनिया भर के जो फॉर्मूले होंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एक्सियल पोजीशन यानी ई ए का जो वैल्यू होगा दैट इज, चलो पहले फिगर बना लेते हैं ना, नहीं तो अब भी कहोगे सर ने डायरेक्ट फॉर्मूले रटवा दिए जो सभी कर रहे हैं, और वो काम बिल्कुल ही नहीं करना, रटना समानुपाती फटना, ठीक है। तो ये मेरे पास डायपोल है अभी फिलहाल, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। दिस इज द प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज माइनस क्यू चार्ज राइट नाउ, ठीक है। इसके बीच का जो सेपरेशन है बेटा वो कितना है, फिलहाल इसके बीच का जो सेपरेशन हमने माना दैट इज कॉल्ड 2l। इस पॉइंट पर हम ले लेते हैं चूंकि ये एक्सियल पोजीशन पर है, और इसके मिड पोजीशन से यहां से हम लोग r दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना भाई लोग, बात समझ गए। तो एक्सियल पोजीशन पर है। ए भाई एक बात और बता दें, अगर ये खड़ा खड़ा बना दे, जैसे मान के चलो अभी मैं क्या है ना, इस मार्कर को देखना है मेरे को, ये जो मार्कर है इसको मान लेते हैं, ये मार्कर का कैप है, इसको मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इधर वाले साइड को हम लोग बोल लेते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो अभी ऐसे है, और अगर इस पोजीशन पर देखा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा भाई, अगर इस पोजीशन पर चले जा रहे हो तो ये जो पोजीशन होगी ना वो कौन सी पोजीशन होगी, एक्सियल। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग नॉन एक्सियल को कहां पढ़ लेते हैं, नॉन एक्सियल हमारे पास यहां दी होती है। और एक बात और बता दें भाई लोग, बहुत ध्यान से सुनना, चूंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में बेहतरीन तरीके से गलत करवाता है, वो कैसे गलत करवाता है वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर देखा जाए, अगर इसको हम डाइपोल माने, भाई लोग ध्यान से देखिएगा, मेरा चेहरा में देखिएगा, जो मैं समझा रहा हूं बस उस चीज को आप समझिए। अगर मैं इसको डाइपोल कंसीडर्ड करता हूं तो ये इसकी एक्सिस होगी कि नहीं होगी, भाई लोग जवाब दो, ये इसकी एक्सिस होगी ना। अगर ये एक्सिस होगी तो यहां पर, यानी इस जगह पर, मेरा हाथ देखिए, यहां पर मेरा हाथ आपको दिख रहा होगा, उंगलियां दिख रही होंगी, आई मीन मूव करते हुए, यहां पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी पड़े या हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पड़े तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एक्सियल पोजीशन। लेकिन एक बात और ध्यान सुनना भाई, अगर इस डाइपोल को हम पलटा दें, दिख रहा है ना आपको, इस डाइपोल को मैंने पलटा दिया और अब भी यही पोजीशन लिए घूम रहा है, तो भाई अब भी वही पोजीशन है जो इसमें, ठीक है, ये लेटा है ऐसे तो ये भी लेटा है, ठीक। तो कहने का मतलब दिस इज द एक्सियल पोजीशन। अगर ये खड़ा भी हो जाए ना, ठीक है, बात समझिएगा, अगर ये खड़ा कर दे रहे हैं और ये पॉइंट अगर ऐसे, ये डाइपोल अभी ऐसे, अगर ये डाइपोल ऐसे कर दे तो भी ये एक्सियल पोजीशन हो जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों के दिमाग में जो 12th से भर दिया जाता है ना, दिस इज द एक्सियल पोजीशन, सॉरी दिस इज द नॉन एक्सियल पोजीशन माने निरक्षीय स्थिति, दिस इज द एक्सियल पोजीशन माने अक्षीय स्थिति, इतना रट के चले जाते हैं ना कि हमें अगर इस डाइपोल को ऐसे खड़ा भी कर दिया जाए ना तो फिर हम बैठे हुए का आंसर देते हैं, बस वहीं से कहानी आपकी शुरू हो जाती है, ठीक, यानी वहीं से क्वेश्चंस आपके गलत होने शुरू हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या भाई लोगों, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना। क्वेश्चन अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन को जज नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप फेल होने का तय है। तो यहां पर अगर देखेंगे ना हम लोग, तो ई ए का वैल्यू अगर चेक करें तो ई ए का मतलब होता है भाई क्या, एक्सियल पोजीशन, और एक्सियल पोजीशन की जो बिहाफ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 2p अपॉन किसके हो जाएगा भाई लोग, आर क्यूब। बहुत नॉर्मल चीजें हैं, अभी इनको पढ़ लो, फिर अभी जब इनके जो क्वेश्चंस होंगे स्पेसिफिक टाइप के वो हम करवाएंगे, उनमें आपको और मजा आएगा, ठीक। लेकिन अगर यहीं पर हमारे पास पोटेंशियल का वैल्यू पूछ ले, दोनों बातें एक साथ में करके चल रहा हूं, अलग अलग कोयला भेड़ नहीं पालूंगा, ठीक है, एक साथ समझिएगा, ठीक। तो यहां पर अगर हम बात करें दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा भाई लोग कितना, 2p अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करेंगे नॉन एक्सियल पोजीशन के लिए। पहले आप लोग एक्सियल के कंडीशन को नोट कर लीजिए, ठीक है। आते हैं हम लोग नॉन एक्सियल पोजीशन पे भाई लोगों, चलिए देखते हैं। आप लोग लिख चुके होंगे, मैं इस पोजीशन को कंसीडर कर रहा हूं, दिस इज द नॉन एक्सियल पोजीशन। यहां से आर डिस्टेंस पर हमने पॉइंट ऑफ को कंसीडर किया था, दिस इज। अब इस डिस्टेंस को जो हमने माना था ना, अब इसको मैं हटा रहा हूं, इधर वाली पोजीशन को मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं भाई लोग, ध्यान से देखिएगा, दिस इज, इसको भी हटा दूं, ठीक। फॉर्मूला तो आपके पास लिखा ही होगा,
इसको हटा देता हूं, फिर देखता हूं इसके बारे में क्या क्वेश्चंस और हमसे पूछ सकता है। अब देखो ये हो जाएगा इसके कारण बनने वाली फील्ड भाई इधर की ओर, और चूंकि डाइपोल की कंडीशन में, ध्यान से सुनिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, डाइपोल की कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किधर से किधर की ओर चलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। क्या तैयार रखेंगे, डाइपोल की कंडीशन में माने वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी आगे जाएगी, तो इसकी फील्ड क्या होगी भाई, बैक करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है, तो इसका मतलब है अगर इसके कारण बनने वाली फील्ड कहां पर है भाई, यहां पर है। मैं यहां से हटाए दे रहा हूं थोड़ा सा इस चीज को, आप लोग समझ लीजिएगा, हम लोग करने जा रहे हैं निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, इसको हम लोग, मैं भी हेडिंग डाल देता हूं, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में ये देखो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव को जाना, हमने इधर मान लिया, इधर की ओर जाएगा ना, क्योंकि निगेटिव है, ये मान लिया भाई। और अगर जहां आप दोनों कट कर रहे हैं वहां पर एक रिजल्टेंट मान लिया। ठीक है, और इसका वेक्टर कंपोनेंट हमने बना दिया। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भाई, दिस इज E एंड दिस इज E1 एंड एक की हो जाएगा E2 एंड दिस इज E1, नीचे की ओर आ रही। ठीक है, ये फील्ड हमने कंसीडर्ड कर ली, बात समझ में आई कि नहीं है। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आधी आधी डिस्टेंस, दैट इज R, तो ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा L। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों के पास जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी नॉन एक्सियल पोजीशन पर निकाल रहे हैं, चूंकि हम लोग निरक्षीय स्थिति पर निकाल रहे हैं, तो निरक्षीय स्थिति के लिए क्या होगा, ENA, NA का मतलब होगा नेवल एकेडमी नहीं, NA का मतलब होगा नॉन एक्सियल पोजीशन, यानी ब्रॉड ऑन पोजीशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ब्रॉड ऑन पोजीशन। क्या बोलेंगे भाई, ब्रॉड ऑन पोजीशन बोलेंगे। और ब्रॉड ऑन पोजीशन के लिए हम लोग जो फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, दैट इज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन किसके हो जाएगा भाई, R क्यूब के। ठीक है, और अगर हम यहीं पर बात करें नॉन एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, तो आंसर दे दीजिएगा आप इसका क्या, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग, 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों बातें हम लोगों को स्पष्ट हो गई होंगी नॉन एक्सियल पोजीशन पर भी हम लोगों को। ठीक, अब अगर देखा जाए तो दोनों का कंपैरिजन किया जाता है, ENA और EA का। तो EA एक्सियल पोजीशन हम लोगों के पास निकल करके आया भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। नॉन एक्सियल पोजीशन का निकल करके आया भाई लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन किसके हो जाएगा, R क्यूब के। ठीक है, दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, तो दोनों का रेशियो फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू क्या बचेगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। देख लेते हैं भाई हमारे पास क्या बचने वाला है, बहुत प्यार से समझते हैं, बहुत आराम से समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, दैट इज 2P अपॉन किसके हो जाएगा भाई लोग, R क्यूब। R क्यूब कहाँ चला जाएगा, अटरिया पे, P नीचे बचेगा, R क्यूब से R क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो EA का वैल्यू जो होगा दैट इज 2ENA के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सीधा आंसर हम लोग यहां से देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी यहीं पर समझ लेते हैं कि कैसे जो न्यूमेरिकल को जो पूछने का जो ट्रेंड हो गया है वो कैसे है। ठीक है, उन सब चीजों को हम लोग देख करके चलेंगे, तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। अब इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, जैसे उसने कहा क्वेश्चन सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर हमारी समझ में आ गई तो समझो भाई सब कुछ समझ में आ गया। क्वेश्चंस, यदि अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं अब इंग्लिश में बोल दूंगा तो सुन लीजिएगा। हाँ, अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
10 न्यूटन पर कूलम है तो निरक्षीय स्थिति पर मान क्या होगा? मान क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसका जवाब कितनी तेजी से दे सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम लोगों ने वैल्यू पढ़ ली है, क्योंकि ENA का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर, EA का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? 2ENA यानी EA। ठीक, अब देखते हैं एक्सियल पोजीशन के कारण अगर देखा जाए तो E जो एक्सियल हो जाएगा दैट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक, ENA का वैल्यू हम लोगों को निकालना है तो NA बराबर किसके हो जाएगा? हम लोगों को निकालना, तो ENA का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 बटे कितना हो जाएगा भाई? 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक, इंग्लिश में सुन लीजिएगा, मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ दे रहा हूं। इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द एक्सियल पोजीशन और इन डाउन पोजीशन इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द ब्रॉड ऑन पोजीशंस? ठीक, और इक्वेटोरियल पोजीशन, ये दोनों वैल्यूज हैं। तो इन वैल्यूज को याद रखिएगा, इनके बिहार पर क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना भाई लोग, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें सारी सब बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद हम लोग कुछ डायपोलिक्स कंडीशन और भी हैं, उनको भी देख लेते हैं, फिर देखते हैं आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जो क्या टॉपिक्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लक्स को, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ एक दो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनकी सेम प्रॉपर्टीज मैच कर जाती हैं। तो मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी गॉसेस थ्योरम्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, जो उधर हम लोग मैग्नेट वाला जो पोर्शन करते हैं, उन दोनों के क्वेश्चंस एक बेहतरीन तरीके से उनको लगवा दिया जाएगा। तो वहां पर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार क्वेश्चंस आजकल कैसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो जवाब हमें देना होता है वो ऑन स्पॉट जवाब देना होता है। तो हमें वो क्या चीजें कैसे आएंगी वो मैं आपको यहीं पर सिखाऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आप अगर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी फायदा होता रहे, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है उसको देखने वाले हैं। तो हम लोग आते हैं बल आघूर्ण। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द्विध्रुव का बल आघूर्ण। द्विध्रुव का बल आघूर्ण, दिस इज द डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, अब डाइपोल मूवमेंट पे क्वेश्चंस कैसे आने ये जानना बहुत जरूरी है। द्विध्रुव का बल आघूर्ण क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं। तो मैं सीधा सिर्फ आ रहा हूं जो फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन है। तो टाउ बराबर किसके हो जाएगा भाई? PE sin थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है। टाउ बराबर किसके हो जाएगा भाई? PE sin थीटा के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग इसको लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E के। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज द टॉर्क। अब आते हैं घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, कलर में चेंज कर देता हूं। वर्क डन का वैल्यू होगा वो हमें निकालना, तो W का जो वैल्यू होगा भाई लोग कितना हो जाएगा? PE इंटू हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस हो जाएगा भाई cos थीटा 2। अगर यहीं पर कह दिया जाए स्थायी संतुलन, ये याद रखिएगा, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमानेंट बैलेंसिंग, ठीक, स्थायी संतुलन की अगर बात करें भाई, स्थायी संतुलन, परमानेंट बैलेंसिंग की बात करें तो थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी भाई? 0 डिग्री, और थीटा 2 का वैल्यू हम मान लेते हैं कितना भाई? थीटा। तो थीटा 0 का मान, तो वैल्यू यहां पर रखेंगे। तो W बराबर किसके हो जाएगा? PE इंटू किसके हो जाएगा? 1 माइनस किसके? cos थीटा। ठीक, ये हमारे पास, तो हमारे पास हो जाएगा द्विध्रुव को घुमाने में किया गया क्या। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा को लेके, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। भाई देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार, तो ऑब्वियस सी बात है कि चीजों को अच्छे से करना होगा। ठीक है, पता चले साल के जीवन और मैकेनिक्स से पढ़ रहे हो, ठीक है, उससे भी कुछ होना नहीं है। द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा को हम लोग देखते हैं।
तो डायपोल की एनर्जी की अगर बात करें तो दैट इज यू इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, माइनस का पीई कॉस थीटा। इस चीज को आप रिमाइंड करे रहिएगा, u का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज माइनस का पीई कॉस थीटा। ये फॉर्मूलेज आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूले बेहतरीन तरीके से आते हैं तो आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, चेंज कर करके इनके फॉर्म आते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है भाई लोग। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। एग्जाम डेट भी आ गई है, तैयारी हम लोगों को अच्छे से रखनी है भाई, क्योंकि तैयारी जितनी अच्छी होगी उतना मजा आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। हाँ, परमानेंट बैलेंसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका परमानेंट बैलेंसिंग को लेकर के। तो परमानेंट बैलेंसिंग को आप समझ लेंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो लगभग अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड से लेकर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने काफी डिस्कस कर लिए हैं। और इनके बिहाफ पर जो क्वेश्चंस आते हैं, देखो नॉर्मल चीजें जो होती हैं वो हम लोग लगभग कर ही लेते हैं, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कई ऐसी चीजें बनती हैं कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आपके यहाँ आ जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे होते हैं ये सब जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जमाना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जितना हो सके आप उतना लगाएं, उतना बेहतरीन आपको मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों को समझना है, कैसे चीज़ों को शॉर्ट आउट करना ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जितना चीज़ों को शॉर्ट आउट अच्छे से कर लेंगे वो आपके एग्जाम में उतना ही बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो ऐसी ही सीरीज आपको और आगे मिलती रहेगी, ठीक है। चीज़ों का मजा लेते रहिए, एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।